नमस्कार साथियों, आज की इस दमदार और बेहतरीन कहानी का शीर्षक है औरत पैर की जूती क्यों, आदमी क्यों नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस कहानी को। मैं अपने चैम्बर में बैठकर मेज पर रखी फाइलों को निपटा रहा था। उसी समय नरेश एक रोबदार मूंछ वाले व्यक्ति के साथ कमरे में घुसा। लंबा कद और घुंघराले बालों वाले उस व्यक्ति की उम्र कोई 40 साल के आसपास की लग रही थी। चेहरे से परेशान उस व्यक्ति का परिचय नरेश ने मुझसे करवाया। सर, यह कैलाश जी हैं, गुजराती होटल के मैनेजर। इनके मकान मालिक ने इनका सारा सामान घर से निकालकर सड़क के किनारे रखवा दिया है। अब बेचारे बहुत मुसीबत में हैं। सर, इनकी कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। वकील साहब बोले, इन्होंने मकान का भाड़ा नहीं दिया होगा। अजी, किराया तो मैं 1 तारीख की शाम को ही एडवांस में दे देता हूँ। हम वचन के पक्के हैं साहब, अपन मर्द आदमी है, किसी का उधार नहीं रखते। तो फिर तुमने उसकी बहन या उसकी लड़की को छेड़ा होगा। सर, इस उम्र में किसी की बहन और लड़की को क्यों छेड़ेंगे हम भला। कैलाश बोला, मैं पिछले 10 सालों से उनका किराएदार हूँ और अब मकान मालिक को लगता है कि कहीं मैं उसका मकान न हड़प लूँ, तो बस इसलिए पिछले 1 साल से हमें डरा रहा है कि मकान खाली करो वरना सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तभी नरेश बोला, और अब उसने सामान बाहर फेंककर अपनी धमकी पूरी कर दी। कैलाश ने उत्तर दिया, जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, अपन मर्द आदमी हैं, चाहे तो मकान मालिक का सिर फोड़ सकता था। लेकिन नरेश ने समझाया कि ऐसा बिल्कुल मत करना। अब नरेश ही मुझे आपके पास लेकर आए हैं। वकील साहब बोले, हाँ, नरेश मेरे पास पिछले 5 महीनों से वकालत का काम सीख रहा है। नरेश और कैलाश आपस में अच्छे मित्र थे। मैंने नरेश को आदेश दिया कि वह कैलाश को साथ लेकर पहले थाने जाए और वहाँ कैलाश की रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसकी जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी मेरे पास लेकर लौटे। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कैलाश के इलाके के थाने के जो गणपत राव थानेदार हैं उनको फ़ोन करके विनम्र आग्रह किया कि वह कैलाश की रिपोर्ट लिखवा लें और कैलाश का मकान मालिक के साथ कोई उचित समझौता करवा दें। मेरा कोर्ट का साथी है, अतः गणपत राव और मुझ में अक्सर बातचीत होती रहती थी। मेरी छोटी सी सहायता के चलते कैलाश का अपने मकान मालिक के साथ सम्मानजनक समझौता हो गया। कैलाश को 1 साल की मोहलत मिल गई। कैलाश को पूरी उम्मीद थी कि इस 1 साल के भीतर वह अपने प्लॉट पर खुद का मकान बनवा लेगा। फीस के रूप में कैलाश ने मुझे 5,000 रुपये की एक गड्डी पेश की, जिसे मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा जमीर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पर मेरे इस व्यवहार से कैलाश इतना प्रभावित हुआ कि वह मेरा मित्र बन गया। वह खुद भी बहुत मिलनसार आदमी था और उसके दोस्तों की शहर में कमी नहीं थी। उसने मेरे छोटे मोटे कई काम किए थे। अच्छा भुगतान करने वाले कई मुवक्किल भी उसने मुझे दिलाए थे। अतः उसके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव मेरे मन में पैदा होना स्वाभाविक था। कैलाश की यह एक बात मुझे बहुत चुभती थी कि वह हर बात छिड़ने पर कहता था, अपन मर्द आदमी है, किसी का उधार नहीं रखता। शायद इस तरह का संवाद बोलना उसका तकिया कलाम बन चुका था। उसका यह तकिया कलाम सुनते सुनते मैं अब तंग आ चुका था। अतः एक दिन जब कैलाश ने यही संवाद दोबारा दोहराया तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, कैलाश, क्या तुम भाभी जी के सामने भी इसी तरह का संवाद बोलकर अपनी मर्दानगी दिखाते रहते हो? वह बर्दाश्त कर लेती है क्या तुम्हारी हेकड़ी? बस फिर क्या था, कैलाश चालू हो गया और बोला, अरे तुम्हारी भाभी क्या कर लेगी, अपन मर्द आदमी है, घर पर पूरा पैसा देता है, किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ता। और फिर जोरों से हंसते हुए बोला, औरत को ताज चाहिए न तख्त, झापड़ चाहिए सख्त, पैर की जूती होती है औरत। मुझे कैलाश की बात पर बहुत हंसी आ रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। मैंने पूछा, तुम औरतों के बारे में इतने पिछड़े विचार आज के आधुनिक जमाने में रखते हो? आजकल तो औरतें आदमी को अंगुली पर नचा रही है। तुम इतना सब कुछ पत्नी को सुनाने के बाद घर में शांति से खाना खा लेते हो क्या? कैलाश बहुत ही अभिमान के साथ बोला, वकील साहब, मेरी होटल की नौकरी है। रात को 1 बजे घर पहुंचता हूं तो वह मुझे ताजी रोटी बनाकर खिलाती है। मैं बीवी को सिर पर नहीं चढ़ाता, पैर की जूती है वह। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई और मेरा अनुभव बेकार है।
मेरी वकालत पर कैलाश के अभिमान से आंच आने लगी थी। मेरी खुद की हिम्मत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी या फिर किसी दूसरी औरत के बारे में इतना खुला वक्तव्य दे सकूं। यदि वह अपनी पत्नी से ऐसी बातें करे तो क्या इसके घर में झगड़ा नहीं होता होगा? क्या इसकी पत्नी ऐसी बातें बर्दाश्त कर लेती होगी? आखिर मैं अपना संयम रोक नहीं सका, उससे पूछ ही बैठा, यार कैलाश, तब तो तुम्हारे घर में रोज ही खूब झगड़ा होता होगा। झगड़ा? कैलाश अपनी आंखें चौड़ी करके बोला, बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारी भाभी की हिम्मत ही नहीं होती मेरे से झगड़ा करने की, क्योंकि अपन मर्द आदमी है। औरतों का क्या, पैरों की जूतियाँ होती है। तुम्हारी भाभी को भी मैं ऐसे ही रखता हूँ जैसे पैर की जूती। अब मेरे मन में उस समय कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। यदि कैलाश के दावे में दंभ और दिखावा अधिक नहीं है तो जरूर उसकी पत्नी कोई असाधारण औरत होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो कैलाश के दावे का परीक्षण करना होगा। यह सोचते हुए मैंने किसी समय कैलाश के घर जाने का फैसला किया। यह सुअवसर भी जल्दी ही मिल गया, क्योंकि कैलाश के 10 वर्षीय बेटे अजय का जन्मदिन था, और इस मौके पर कैलाश अपने मित्रों को शाम का खाना घर पर ही खिलाना चाहता था। अतः उसने अपने खास मित्रों को दावत पर बुलाया। मैं भी अपने जूनियर नरेश के साथ दावत में पहुंच गया। कैलाश के घर का एक एक सामान तरीके से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और यहाँ तक कि टॉयलेट भी बहुत सारे साफ सुथरे थे। पता चला कि यह सब उसकी पत्नी माला का कमाल था। मैं और नरेश तो कैलाश के छोटे भाई गोपाल के साथ उसका घर देख रहे थे। उसके बाद हम घर के पीछे बने मैदान में गए। वहाँ एक शानदार सामियाना लगा हुआ था। वहीं कैलाश और उसकी पत्नी माला आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए मिले। मैंने माला को देखा। वह 34-35 साल की उम्र में भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेहरून रंग की साड़ी और मैच करता हुआ ब्लाउज, गले में लाल रंग के मोतियों की माला, गोल चेहरा, उसका शालीन व्यक्तित्व। कैलाश ने परिचय कराया, सर यह मेरी धर्मपत्नी माला देवी है। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर माला को नमस्कार किया। कैलाश ने माला से कहा, यह वकील साहब राजेंद्र कुमार जी हैं। माला ने तुरंत कहा, अच्छा समझ गई, और मुझे हाथ के इशारे से आगे मेज कुर्सी दिखाते हुए बोली, आइए भाई साहब, आप तो हमारे खास मेहमान हैं। माला के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने पूछा, लगता है कि आप मुझे जानती हैं? नहीं, देखा तो आज ही है, पर नाम से परिचित हूँ, क्योंकि इनकी जुबान पर अक्सर हमेशा आपका ही नाम रहता है। माला ने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और 1-2 मिनट के लिए इजाज़त लेकर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में रखी ट्रे में संतरे का जूस 2 गिलासों में मौजूद था। उसके आग्रह पर मैंने और नरेश ने जूस का एक गिलास थाम लिया। फिर वह बहुत ही कोमल लहजे में हमसे इजाज़त लेकर कैलाश के पास चली गई। मैं और नरेश आपस में बातचीत करते रहे। पता चला कि माला ने हिंदी साहित्य में एमए किया है। घर में कैलाश के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, और कैलाश की विधवा बहन तथा एक कुंवारा छोटा भाई सब मिलकर रहते हैं। सामियाना थोड़ी ही देर में खचाखच भर गया तो कैलाश मेरे पास आया और केक की टेबल पर चलने का आग्रह किया। कैलाश का बेटा, पत्नी माला और निकट संबंधी भी केक की टेबल पर पहुंचे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, इस गाने की ध्वनि के साथ कैलाश के बेटे ने केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेहमानों ने उसे बधाई दी, उपहार दिए, गिफ्ट दिए, फोटोग्राफर फोटो लेने लगे। इसके साथ ही भोजन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। कैलाश ने पहली प्लेट मुझे पकड़ाई। मैं प्लेट में खाना डालने लगा। तभी कैलाश को निकट संबंधियों की सेवा में जाना पड़ा। कुछ देर बाद कैलाश की पत्नी माला मेरे पास आई। मैंने उससे आग्रह किया कि वह भी साथ में खाना खा ले। वह मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब, सारे मेहमानों के बाद ही इनके साथ ही मैं खाना लूँगी, आपके साथ बस सलाद ले लेती हूँ। इतना कहकर उसने एक गाजर का टुकड़ा मेरी प्लेट से उठा लिया। मैंने भी उसकी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, हाँ, आप अपने पति के साथ ही खाना। मेरे साथ सलाद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि उम्र के इस मोड़ पर भी आप अपने पति को बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं उन्हें। माला बोली, बढ़ती उम्र के साथ तो पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ना चाहिए ना। आप दिल से कह रही हैं या असलियत कुछ और है? अरे भाई साहब,
आपके मन में कोई शंका हो तो साफ साफ बताइए ना, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? हमारा जीवन तो खुली किताब है जी। मैं थोड़ा संकोच के साथ बोला, कैलाश जी मेरे परम मित्र हैं, पर जब वह स्त्री जाति के बारे में कहते हैं कि वह तो पैर की जूती होती है, तो तब मुझे बहुत बुरा लगता है। वह कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को भी पैर की जूती समझता हूँ। अब आप भी बताइए, अपने बारे में इतना जानकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? माला बोली, आपका प्रश्न कोई अनोखा प्रश्न नहीं है। इस तरह के सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। शुरू में यह सुनकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। मैंने इनको समझाया भी बहुत कि ऐसी गंदी बातें मत किया करो, लेकिन यह सुधरते ही नहीं। अब तो मैंने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। अब वक्त ही इन्हें सुधारेगा। यदि मैं लोगों के उकसावे पर चलती तो शायद इनसे मेरा कब का तलाक हो जाता, लेकिन मैंने बहुत ही गंभीरता से सारी परिस्थितियों पर विचार किया। वकील साहब बोले, अच्छा। माला आगे बोली, इनसे झगड़ा करके अपने घर की सुख शांति भंग करने के बजाय मैं बात की तह में गई कि आखिर ये ऐसे संवाद बोलते क्यों हैं। तो फिर कुछ मिला? हाँ, इनके बूढ़े पिता, जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, अपने जातिगत और पुरातन पंथी संस्कारों से पीड़ित थे। वे अपनी जवानी क्या, बुढ़ापे तक वह शराब का सेवन करते रहे। वह अपनी बीवी यानी मेरी सास की पिटाई भी किया करते थे। अपनी माँ को मार खाते देखकर इन्हें गुस्सा बहुत आता था, पर इन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। यह शराब भी नहीं पीते, फिर भी अपने पिता की तरह खुद को बड़ा मर्द समझते हैं। बड़ी बड़ी मूछें पिता की तरह ही रखी हुई हैं। कहते हैं कि मूछें रखना हमारी खानदानी परंपरा है। अपने पिता की तरह बार बार दोहराते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। डींगे हाँकते हुए कहते हैं कि औरत तो मर्द के पैर की जूती होती है, जूती। अगर मैं इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लूं तो हम दोनों एक पल के लिए भी साथ नहीं रह सकते। इनमें यही एक कमी है, इसलिए मैंने इनको अधिक से अधिक प्यार देकर हिंसक नहीं बनने दिया। पर इनके तकिया कलाम और नारी जाति के बारे में ऐसे संवादों पर रोक भी नहीं लगा पाई। अब मेरी प्लेट का खाना खत्म हो चुका था। झूठी प्लेट एक बड़ी सी प्लास्टिक की टोकरी में डालते हुए मैं बोला, भाभी जी, यदि आप जैसी समझदार महिलाओं की समाज में संख्या बढ़ जाए तो व्यर्थ के घरेलू झगड़े बहुत कम हो जाएं। कैलाश को तो वक्त ही ठीक करेगा। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। यह कहते हुए मैंने उनसे इजाज़त ली। इसके बाद कैलाश से कई मुलाकातें हुई। वह अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर भी आया। मेरी पत्नी को भी माला का स्वभाव वाकई बहुत अच्छा लगा। जून महीने के बाद मुझे कैलाश कई दिनों तक नहीं मिला। अपना मकान बनवाने के कारण नरेश भी 2 महीने की छुट्टी पर था, वह भी चैम्बर पर नहीं आया। छुट्टी के बाद नरेश काम पर आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैलाश की कोई खैर खबर है कि नहीं। पिछले 3 महीनों से वह दिखाई नहीं दिया। सर, वह तो महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती है। अरे आश्चर्य की बात है, मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी और तुम्हारा भी कोई फोन इस संबंध में नहीं आया। सर, मुझे भी तो खुद परसों ही पता लगा है। मैं शाम को अस्पताल में पहुंचकर कैलाश के बारे में पूछते पूछते उसके वार्ड तक जा पहुंचा। वार्ड में अभी मैं कैलाश का बेड ढूंढ ही रहा था कि मुझे माला ने देख लिया और बोली, आइए भाई साहब। माला मुझे आवाज़ ना देती तो शायद मैं उसे पहचान भी नहीं पाता, क्योंकि वह सूख कर कांटा हो गई थी। उसके गोरे गाल किशमिश की तरह पिचक गए थे। मैंने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, अरे तुम इतने बीमार कैसे हो गई? मैंने तो सुना था कि कैलाश जी बीमार हैं। हाँ भाई साहब, आपने ठीक सुना था। मैं नहीं बल्कि आपके भाई साहब ही बीमार हैं। देखिए, वह पड़े हैं पलंग पर, लेकिन अब पहले से बहुत ठीक है। मुझे देखकर कैलाश पलंग पर ही उठकर बैठ गया। मैं स्टूल खींचकर उसके पास बैठ गया। क्या हो गया था कैलाश? तुमने या माला ने तो कोई सूचना भी नहीं भेजी? क्या तुम लोगों के लिए मैं इतना गैर हो गया? कैलाश को कमज़ोर हालत में देखकर मैंने शिकायत की। कैलाश की पीठ के पीछे बड़ा सा तकिया लगाते हुए माला बोली, भाई साहब, अभी तक तो हम लोग ही इन्हें संभाल रहे थे। यदि कोई कठिनाई आती तो आपके पास ही आते। इन्हें पीलिया हो गया था। इनका न तो कोई खाने का समय है और न ही सोने का। लीवर पर तो असर पड़ना ही था। पीलिया का इलाज चल रहा था कि इन्हें टाइफाइड हो गया। अब इन्हें जरूरी रूप से बिस्तर पर आराम करना पड़ रहा है। यह कहते हुए माला को हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि मेरे पहुंचने से इन दोनों को बहुत राहत मिली थी।
अतः माला के उदास चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद हंसी की रेखा फूटी होगी। कैलाश भी हल्का मुस्कुराया और बोला, वकील साहब, यह मेरी सेवा करते करते खुद बीमार हो गई है। इसने मुझे मरने से बचा लिया है। बहन और रिश्तेदार तो आते जाते रहते थे, लेकिन माला मुझे छोड़कर एक पल के लिए भी घर नहीं गई। माला ने कैलाश को रोका। अरे आप कम बोलो ना, डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है। कैलाश रुका नहीं, बल्कि बोलता रहा। मैं बुखार से चीखता चिल्लाता था, माला पर अपना गुस्सा उतारता था, पर यह बेचारी औरत ठंडे पानी की पट्टियां मेरे सिर और बदन पर रखते हुए हर समय मुझे बच्चा मानकर दिलासा देती रहती थी। मैं इसका यह कर्ज इस जीवन में नहीं उतार पाऊंगा। इतना बताते बताते कैलाश की आंखों में आंसू आ गए थे। वह एक पल को रुककर बोला, यह कब जागती थी और कब सोती थी मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी रात में मेरी आंख खुलती थी तो यह मेरी सेवा करते हुए मिलती थी। मेरे कारण देखो इसका शरीर कितना दुबला कमजोर हो गया है। माला बोली, ये ठीक हो जाएं, फिर घर जाने पर मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने साथ कुछ फल लेकर गया था, उसमें से एक संतरा निकालकर छीला और फांके कैलाश को दी, माला को भी दिया। इसके बाद हम लोग गपशप करने लगे। जब माहौल पूरी तरह से प्रसन्नता का हो गया तो मैंने कैलाश से चुटकी लेते हुए कहा, कैलाश, तुम तो कहते थे औरत पैर की जूती होती है, माला भी इसी दर्जे में आती है। अब तुम माला को महान कह रहे हो। तुम्हारी यह राय सचमुच बदल गई है या सिर्फ और सिर्फ अस्पताल तक ही सीमित है? क्या वकील साहब, आप सुधरेंगे नहीं? यहाँ अस्पताल में भी अपनी वकालत दिखाकर रहेंगे? मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब कैलाश? तब कैलाश बोला, मतलब यह है कि आप मेरे गुनाहों को सबके सामने कबूलने के लिए कहेंगे। वकील साहब बोले, मेरी ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मुजरिम भी तुम खुद हो और यह अदालत भी तुम्हारी है। जो मर्जी माए फैसला लिख लो। तभी कैलाश कहता है, अगर ऐसी बात है तो वकील साहब मेरा फैसला भी सुन लो। मैं अपने दंभ और झूठे घमंड के कारण औरत को पैर की जूती कहता था। अब जमाना बदल गया है। कई मामलों में औरतें आदमी से आगे निकल गई हैं। उन्हें सलाम करना होगा। उनका स्थान पैरों पर नहीं बल्कि दिल और माथे पर है। इतना कहते कहते कैलाश फूट फूट कर रोने लगा और सामने खड़ी अपनी धर्मपत्नी माला से इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। तभी माला अचानक उसके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए बोली, अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, चलिए छोड़िए ना इन सब बातों को। इसके बाद कैलाश ने सबके सामने कसम खाई और वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी औरत के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो साथियों, जितनी मेहनत आप बाहर रहकर पैसा कमाने में करते हो, शायद उससे कहीं ज़्यादा मेहनत एक औरत अपने घर में रहकर बच्चों की देखरेख और घर को संभालने में करती है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनके काम की इज्जत करें और उनको जिस सम्मान की वे हकदार हैं उस सम्मान को देने में आप बिल्कुल भी पीछे न रहें। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें अपने विचार जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से क्यूट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और घरेलू मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।